लेट अस स्टार्ट विथ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स 1962, जिसका थियोरी अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन क्या बोलेंगे, थियोरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, इसलिए बढ़िया एटलीस्ट अपन 8 9 10 क्वेश्चंस तो अभी मैराथन में ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले बस फटाफट फटाफट से ओवरव्यू दे देती हूँ थियोरी का, इन केस कुछ आ गया तो। बाकी मेजरली 90% इसमें से क्या आता है, प्रैक्टिकल ही आता है। चलिए लास्ट में जाएंगे लेवी एग्जाम्शन पे स्प्रिट, पहले बड़े बड़े चैप्टर्स को खत्म करेंगे। अब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में सबसे पहले अगर हम टर्म्स का मतलब समझे, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है। जिस प्राइस पे गुड्स आपको एक्सपोर्टर की फैक्ट्री के बाहर ही मिल जाएंगे, यहाँ पे मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और प्लस प्रॉफिट, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस बोल देंगे। कि एक्सपोर्टर के वहां पे ही मैं जाके गुड्स ले लेती हूँ तो मुझे कितने में पड़ते, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री के बाहर प्रोडक्शन कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, यहां से गुड्स आ गए पोर्ट पे, शिप के पास पड़े हैं, शिप पर अभी तक लोड नहीं हुए हैं, गुड्स शिप के पास पड़े हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री अलोंगसाइड शिप। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस में आप ऐड कर दो ट्रांसपोर्टेशन, कहां से कहां का ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग, फैक्ट्री के बाहर गुड्स को लोड किया होगा ट्रक में, वहां से गुड्स पोर्ट तक आए उसका लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन, लोकल फ्रेट और लोडिंग ऐड कर लो। यहाँ पे आके कोई पोर्ट पे गुड्स का पड़े रहने का चार्ज है, कस्टम्स एंड फ्रेट एजेंट C&F एजेंट का चार्ज है, कुछ भी है तो वो सब ऐड कर लो। बेसिकली गुड्स शिप के पास आके पड़े हैं, बस शिप पे लोड होने बाकी है, तो शिप के पास आने तक का जो भी खर्चा है उसको हम फ्री अलोंग साइड शिप बोल देते हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी थी पे कर दी, और यहां से गुड्स को शिप पे लोड करवाने का जो लोडिंग चार्ज है वो ऐड कर दिया, तो गुड्स बन जाते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। क्या बोला, गुड्स फैक्ट्री के बाहर मिल रहे हैं एक्स फैक्ट्री, वहां से पोर्ट पे आ गए, शिप के पास पड़े हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री अलोंगसाइड शिप। फिर अब लोडिंग चार्जेस इनकर करके लोड कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, अब गुड्स रेडी है, अब बस यहां से इंडिया आने की देर है, सब तैयार है, गुड्स शिप के ऊपर पड़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। हमेशा अपन वैल्यूएशन का क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करते हैं मैम, हमेशा हम वैल्यूएशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं FOB वैल्यू से और खत्म करते हैं CIF वैल्यू पे, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी असेसिबल वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमको एक्चुअली ड्यूटी भरना रहता है। फ्री ऑन बोर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसमें 10(1) 10(2) के एडजस्टमेंट्स करते हैं, और CIF विच इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब गुड्स इंडिया के पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, गुड्स अब यहाँ इंडिया के पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, इस वैल्यू के ऊपर अपन क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी को पे कर देते हैं। अब उसके बाद पोर्ट पे गुड्स पहुंचने के बाद का अगर कोई भी खर्चा है ना, वो आपके असेसिबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल, पोर्ट ड्यूज, इंपोर्ट ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस हियर इन इंडिया, या फिर पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम्स फ्रेट स्टेशन वगैरह जाने का खर्चा, वो कुछ भी इंडिया में गुड्स पहुंचने के बाद का कोई भी खर्चा आपके वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा। CIF वैल्यू विच इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, बस गुड्स इंडिया के पोर्ट तक आए, बिफोर पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तक जो भी खर्चा है वो सब ऐड होगा। आफ्टर पोर्ट पे पहुंच गए गुड्स, उसके बाद का कोई भी खर्चा आपकी असेसिबल वैल्यू में ऐड नहीं होता है। रिलेटेड पर्सन जो GST में पढ़ाते हैं उसके जैसे ही सिमिलर है कस्टम्स में। बस एक यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात ध्यान रखना, GST में 25% शेयर्स वगैरह था, कस्टम्स में आता है 5% शेयर्स, ठीक है, लेकिन 5% डायरेक्ट होल्डिंग नहीं आती। मतलब A अगर B में मान लो 6% शेयर्स होल्ड करता है और AC में मान लो 40% शेयर्स होल्ड करता है, तो A और B रिलेटेड नहीं है, A और C भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन B और C क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है बट ऐसा ही है, इसको ध्यान रखना। क्या बोला, दो ऐसे लोग हैं जिसमें एक पर्सन 5% या उससे ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू 5, क्या बोला, मोर देन और इक्वल टू 5 होल्ड्स 5% और मोर, मतलब एग्जैक्ट 5% या उससे ज्यादा शेयर्स एक पर्सन दो लोगों में होल्ड करता है, तो ये दो लोग आपस में क्या बन जाते हैं, रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। आया समझ, हाँ मैम। तो मैम A और B को रिलेटेड बनना होगा तो कंट्रोल एस्टैब्लिश होना चाहिए। कंट्रोल मतलब मोर देन 50, कंट्रोल का मतलब मोर देन 50% होगा, तब जाके मान लो ये 60 नहीं, ये 66% होता तो हम बोलते हैं A और B रिलेटेड है। A और C तो अब भी रिलेटेड नहीं होते क्योंकि कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि A B में और C में 5% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, मतलब B और C क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला। इसको लेके एक क्वेश्चन भी है, आई विल शो यू। चलो, वैल्यूएशन के चैप्टर में इसको लेके क्वेश्चन भी है एक।
वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। कौन से पेज से चालू हो रहा है वैल्यूएशन, फटाफट से बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वैल्यूएशन चैप्टर यही है। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यूएशन चैप्टर। फोर 425 पेज। See here. Messrs. IES Limited imported certain goods at $20 per unit, जो उसमें 30% इक्विटी होल्ड कर रहा था। 30% इक्विटी का शेयर होल्डिंग है। सब्सिक्वेंटली एसएससी ने एक अग्रीमेंट एंटर किया और बल्क में गुड्स मंगवाए। नॉर्मली $20 पर यूनिट पे वो गुड्स आते हैं, लेकिन हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके बल्क में गुड्स मंगवा लिए। बल्क के कारण हमको वो गुड्स पड़ गए $14 में ही। लेकिन ऑफिसर ने बोला कि तुम दोनों तो रिलेटेड पर्सन हो। ऑफिसर ने क्या बोला, 30% का शेयर होल्डिंग है, तुम दोनों तो क्या है, रिलेटेड पर्सन बन चुके हो, तुम दोनों रिलेटेड पर्सन बन गए हो, इसीलिए हम तो $20 का ही क्या करेंगे, प्राइस एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन रूल, क्योंकि तुम रिलेटेड पर्सन हो, तुम्हारा ट्रांजेक्शन वैल्यू हम रिजेक्ट करते हैं। तो बोलो, क्या ऑफिसर का ये कहना कि तुम दोनों रिलेटेड पर्सन हो इसीलिए तुम्हारा वैल्यू रिजेक्ट होगा, सही है या गलत है? गलत है मैम, क्योंकि डायरेक्ट होल्डिंग में क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। एटलीस्ट 51%, बेसिकली मोर देन 50%, एटलीस्ट 51% है, तब हम बोलेंगे कि कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ है। यहाँ पे ओनली 30% का शेयर होल्डिंग है, इसलिए कंट्रोल एक्सरसाइज ही नहीं हुआ है, इसलिए दोनों रिलेटेड ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट का जो एक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है ऐसा बोलने का कि तुम दोनों क्या है, रिलेटेड पर्सन हो। वैल्यूएशन ही तो चल रहा है। चलो बराबर, यस मैम। तो ये एक चीज खाली ध्यान में रखना, बाकी सब सिंपल है। वही एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, ऑफिसर, डायरेक्टर, कंट्रोल, सेम मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो जीएसटी के रिलेटेड पर्सन होते हैं अपन पढ़ते हैं, वो सब कस्टम्स में भी आ जाते हैं। बट ये एक 5% शेयर होल्डिंग वाला क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है मैम। उसके बाद हम बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। किस वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगना है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो असेसेबल वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है, एक होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू और एक होती है टेरिफ वैल्यू। एक होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू और एक क्या होती है, टेरिफ वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या, जो प्राइस आपने एक्चुअली पे करा है या आप करने वाले हो, प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल जब गुड्स इंडिया को आए हैं एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। क्या बोला, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का क्या लॉजिक है, मान लो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसा अग्री हुआ था कि $2000 पर यूनिट हमको पे करना है, लेकिन बिफोर गुड्स इंडिया पहुंचते हमने सेलर के साथ रीनेगोशिएशन कर लिया, नेगोशिएशन किया, उसको बोला कि यार डिस्काउंट जैसे थोड़ी ना होता है, ये वो सब करके वो मान गया कि चलो ठीक है $1700 में ले लेना। मतलब आज जब गुड्स इंडिया आए हैं ना एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तब वो कितने के हो गए हैं नेगोशिएशन होने के बाद, $1700 के हो चुके हैं मैम। तो बोलो यहाँ पे अपनी एक्सेप्टेबल एसेसेबल वैल्यू क्या होगी, 2000 या 1700? मैम यहाँ पे हमारी जो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी ना वो हो जाएगी 1700। एक बार एग्जाम में शायद नवंबर 23 में या मई 24 में, मेरे को श्योर नहीं एग्जैक्टली, ये एक क्वेश्चन आया था कि हम लोगों ने क्या किया, गुड्स निकल गए। अब मैं आर्बिट्री एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। 15 नवंबर को मान लो गुड्स एक्सपोर्टर के वहां से निकल गए, हमने रिनेगोशिएशन किया, उसने फाइनली अग्री भी कर लिया प्राइस कम करने का, उसका हमको मेल आया, फाइनल मेल आया उसको, मान लेते हैं 30 नवंबर को, कि ठीक है आपका जो प्राइस है वो 2000 से हम लोग डिस्काउंट देके 1700 कर लेते हैं। ये मेल आया 30 नवंबर को, लेकिन अपने जो गुड्स है ना वो इंडिया पहुंच गए थे 29 नवंबर को। अपने गुड्स इंडिया पहुंच गए थे 29 नवंबर को ही। तो इस केस में बताओ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी। मैम फिर तो हमको 2000 ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन 29 नवंबर को तो 2000 ही वैल्यू थी ना, जो डिस्काउंट हुआ वो तो 30 नवंबर को बाद में फाइनल हुआ है ना मेल पे। तो इस केस में एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन क्या वैल्यू थी, 2000, तो वही ले लो। यही मेल अगर हम लोगों को आ गया होता मान लो 13 नवंबर को, तो इस केस में हम 1700 को क्या करते, एक्सेप्ट कर लेते, जो इंपोर्ट होने के पहले ही नेगोशिएट हो चुका है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है मैम। तो जो प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल है
जो एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, बायर सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है। ये सेम जीएसटी के वैल्यूएशन वाले ही कंसेप्ट है कि अगर ये लोग रिलेटेड पर्सन होंगे या कोई और कंसिडरेशन होगा तो फिर वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू निकालनी पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करा है, जो प्राइस पेड पेएबल है एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन दोनों रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो यही एसेसेबल वैल्यू है, इसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दो। लेकिन कुछ गुड्स नोटिफाइड होते हैं, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा वगैरह, जिन पे सीबीआईसी बताती है कि इतना ही एसेसेबल वैल्यू लेना है। मानो मैंने गोल्ड मंगवाया तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 10 ग्राम गोल्ड का ये भाव है, आप इससे कम में मंगाओ ज्यादा में मंगाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फिक्स टैरिफ वैल्यू है हम उसी के ऊपर क्या मांग लेंगे, ड्यूटी मांग लेंगे। वो नोटिफाइड गुड्स के लिए होता है, बाकी सब में ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला केस लग जाता है। ठीक है मैम, तो नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर अपनी एक्सेप्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस उसको एक्सेप्ट करो, उसमें रूल 10 के एडजस्टमेंट करो और बात को खत्म करो। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में आपको रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 को यूज करके और वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो नॉर्मली तो अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो ही जाती है, बस बायर सेलर अनरिलेटेड है तो बराबर है। सब्सिक्वेंटली इंपोर्ट होने के बाद कोई और सेल प्रोसेस जिसको अक्रू नहीं हो रहे, जिसका अपन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ये क्या बोले मैम, 2 मिनट में आगे समझाती हूँ। ठीक है, बाकी जो भी कंडीशंस अगर कोई लगाई है, सबका अगर एडजस्टमेंट हो सकता है तो कर लो, लेकिन ऐसे कोई कंडीशन डाल दी, कोई सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड मांग लिया जो और हमको बाद में पेमेंट करना है, जिसका वैल्यू हम आज नहीं बता पा रहे हैं, तो इस केस में फिर अपन सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए बेसिकली, और कोई और लिमिटेशन भी डिस्पोजिशन या यूज पे सेलर ने नहीं रखी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन रख सकता है, अब पॉसिबल थियोरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉर्मली हमेशा एक्सेप्ट हो ही जाती है, बायर सेलर अनरिलेटेड होने चाहिए, कोई सब्सिक्वेंट ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए जो हम कर नहीं सकते हो। अगर सेल प्रोसीड है, कंडीशन है, कुछ भी है, उसका एडजस्टमेंट पॉसिबल होना चाहिए। मान लो हमने बोला कि आज आप हमको पर गुड्स $2000 पे कर दो, बाद में आप जैसे जैसे एक गुड्स बेचते जाओगे ना, बेचने पे आपको हमको $50 और देना है। दिस इज एडजस्टेबल कि एक बार गुड्स बेचा $50 और देना है, तो आज ही $50 को ऐड कर लो वैल्यूएशन में। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन मान लो कि आप जितने में बेचोगे उसका इतने % हम लेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका इतना % लेंगे, तो वो आज हम बता ही नहीं सकते, उसका एडजस्टमेंट आज हम कर ही नहीं सकते, तो आप सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई रिस्ट्रिक्शन कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। ये 3 रिस्ट्रिक्शन चलते हैं। अगर लॉ के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन है तो चल जाएगा, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन चल जाएगा कि भाई तुमको गुड्स सिर्फ गुजरात में बेचने हैं, क्योंकि राजस्थान में मेरा एक और डीलर है, तुम्हारा क्लैश नहीं होना चाहिए। नॉर्मली डीलरशिप में ये होता ही है कि एक डीलर अपने ही एरिया में बेचता है, तो जियोग्राफिकल लिमिटेशन चलती है। ये ऐसी कोई छोटी मोटी लिमिटेशन जिसके कारण हमारी वैल्यू सब्सटेंशियली अफेक्ट नहीं होती है तो चलता है। ये 3 टाइप के लिमिटेशन चल जाते हैं, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन सेलर नहीं, मतलब एक्सपोर्टर अपने इंपोर्टर, इंडिया के इंपोर्टर पे नहीं लगा सकता है, तो अपन ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके मैम, अगर बायर सेलर रिलेटेड पर्सन है भी, लेकिन उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करती प्राइस को, और हम अगर रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगा भी लेना, तो भी वैल्यू उसके आसपास ही आ रही है जो ये लोग बोल रहे हैं, तो फिर इन्हीं की वैल्यू क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। नॉर्मली रिलेटेड होने पे वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन मैम हमारे चाचा से ऐसी जन्मों जन्म की दुश्मनी है कि उल्टा हम उनसे 100-200 रुपए ज्यादा ही मांगेंगे। हमारी रिलेशनशिप जिंदगी में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती मैम, और अगर आप वैल्यूएशन रूल लगा भी लो ना, तो हमारी वैल्यू के आसपास ही आपकी वैल्यू आएगी। तो भाई ऐसे केस में जाने दो ना उनकी रिलेशनशिप को, जो वो बोल रहे हैं वही प्राइस को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है मैम, अब ये है इंपॉर्टेंट, ये पेज अगर अभी नहीं समझ आता है तो फाड़ के चिट्ठी बना के कल ले जाना, एग्जाम में होगा वो देखा जाएगा। क्या बात कर रहे हो मैम, ए मजाक कर रही हूँ। सुनो, ये अपना चिट पेज है, इससे आपके सारे वैल्यूएशन के लफड़े सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आपकी एक्सेप्ट हो गई है, सब कुछ ओके है, तो बस उसमें रूल 10 के आप कुछ एडजस्टमेंट कर लेना, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल वैल्यूएशन का आंसर रहेगा। शुरू हमेशा एफओबी प्राइस से करना है, शुरू हमेशा क्या करना है आपको, एफओबी प्राइस से करना है। क्वेश्चन चाहे कितना भी भटकाए, क्वेश्चन चाहे कितना भी भटकाए, कहीं भी ले जाए, आपको वापस आना है एफओबी प्राइस पे, यहां से हमेशा शुरू करेंगे। उसके बाद रूल 10(1) के 5 एडजस्टमेंट, धीरे धीरे बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में गलती मत करना, आएगा एग्जाम में। ठीक है मैम, वो आएगा, तुमको डराएगा लेकिन तुम नहीं डरोगे। कोई भी कमीशन क्वेश्चन बोलता है, कोई भी कमीशन, लोकल कमीशन, एक्सपोर्टर कमीशन, चैनलाइजिंग एजेंट कमीशन, XYZ कमीशन,
हर कमीशन आपको ऐड कर लेना है। बस बाइंग कमीशन बोले तो उसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। बाइंग कमीशन वर्ड दिया है तो वो आपके असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। बाइंग कमीशन को छोड़ के और किसी भी नाम से वो लोग कमीशन दे दे, वो आपकी असेसेबल वैल्यू का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, पैकिंग चार्जेस, कंटेनर चार्जेस कोई भी है वो आपके वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगा। अभी May 24 के एग्जाम में उन्होंने बोला था कि पैकिंग चार्जेस है लेकिन वो कंडीशन ऑफ सेल नहीं है। अरे तो कंडीशन ऑफ सेल तो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 ने बोला कि कुछ भी अगर कंडीशन ऑफ सेल है तो ऐड करना। पॉइंट नंबर 1 ने बोला कि पैकिंग है तो ऐड कर देना। तो अगर कंडीशन ऑफ सेल नहीं था तो पॉइंट 5 के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होता, पर पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग तो पैकिंग ऐड होना ही है ना। तो आप समझो कि कोई चीज हो सकती है जो एक पॉइंट के हिसाब से ऐड नहीं हो रही है पर दूसरे पॉइंट के हिसाब से ऐड हो रही है, तो उसको करो। जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में, ठीक है मैम। तो क्या याद रखना है, बाइंग कमीशन को छोड़ के हर कमीशन अपने असेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा। सेकंड, पैकिंग चार्जेस, कंटेनर चार्जेस भी अपने असेसेबल वैल्यू के पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर ड्यूरेबल रिटर्नेबल कंटेनर है, मान लो गैस आई जो सिलेंडर में आई, तो सिलेंडर तो बार बार यूज कर पाएंगे, ड्यूरेबल है तो गैस के साथ सिलेंडर का वैल्यूएशन नहीं होता, फिर वो अलग होता है। तो उस कंटेनर को गैस के साथ मत जोड़ना। या तो आप कंटेनर दोबारा से वापस भेजने वाले हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ड्यूरेबल रिटर्नेबल कंटेनर है तो छोड़ देना। नॉर्मल कंटेनर, नॉर्मल पैकिंग और बाइंग कमीशन को छोड़ के हर कमीशन आपके असेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा। सेकेंड चीज, अगर इंपोर्टर ने सप्लायर को कोई भी असिस्टेंस दिया है रिड्यूस्ड कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे, आपने मान लो इंपोर्टेड गुड्स में यूज करने के लिए उसको कोई मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट, आइटम कुछ भी दे दिया, टूल, डाई, मोल्ड, जिग्स, फिक्सचर्स कुछ भी दे दिया आपने दिया, उसका वैल्यू क्वेश्चन देगा और उसने यूज किया, तो वो वैल्यू को भी आपको क्या करना पड़ेगा, असेसेबल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं देते तो वो लाता, यूज करता और गुड्स का प्राइस बढ़ाता। हमने दिया तो उतना प्राइस उसने कम चार्ज किया होगा, तो वो भी हम क्या करेंगे, असेसेबल वैल्यू में जोड़ लेंगे। ये भी एग्जाम में आता है बार बार, हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आता है। इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क और प्लान, स्केचेस वगैरह कुछ भी है, इंडिया में अगर किया है ना तो वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगर उन्होंने बोला कि हमने डिजाइनिंग करवाया इंडिया में तो एक्सक्लूड इट, इग्नोर इट। इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री दे दे, पाकिस्तान भी दे दे, ऐड करके आ जाना। एल्सवेयर देन इंडिया, इंडिया के अलावा कहीं पे भी कोई भी डिजाइन, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, स्केचेस, प्लान्स बने हैं तो वो सब भी क्या हो जाएंगे, वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएंगे। अगर कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फीस है रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स तो नॉर्मली सेलर पे करता है, लेकिन अगर इंपोर्टर पे कर रहा है तो फिर वो भी वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगा। सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स, अभी बताया था ना, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ने दिया है कि भाई इंपोर्ट करने के बाद हर गुड्स बेचने पे आपको इतना इतना और पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आज ही जोड़ लो और वैल्यूएशन ड्यूटी लगा दो उस पे। तो सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स, डिविडेंड को छोड़ के, डिविडेंड तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो मेरा शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा वो अलग चीज है। डिविडेंड छोड़ के कोई भी सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स अगर उसको अक्रू होता है एक्सपोर्टर को, उधर बाहर मेरे सेलर को, वो भी ऐड कर लो। एंड लास्ट, अगर कोई भी कंडीशन ऑफ सेल है, थर्ड पार्टी पेमेंट है, मतलब एक्सपोर्टर ने बोला एक काम करो मुझे मत पे करो, मेरे को इसको देना बाकी है, मेरे बिहाफ पे उसको पे कर दो, तो उसको पे किया, हम उसको नहीं तो इसको पे करते, एक ही बात थी, वो भी ऐड कर लो। इंपोर्टेड गुड्स के रिलेटेड कोई भी पेमेंट करना आ रहा है तो वो सब क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगा। एक बार और बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, बाइंग कमीशन को छोड़ के हर कमीशन वैल्यू का पार्ट बनेगा। पैकिंग कंटेनर अगर ड्यूरेबल है, रिटर्नेबल है तो छोड़ दो, बाकी ले लो। कोई भी असिस्टेंस जो आपने दिया है एक्सपोर्टर को, आपने अपनी तरफ से उसको मटेरियल्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, आइटम्स, कंपोनेंट्स कुछ भी भेजा है, सब ऐड कर लेना। आपने प्लान, डिजाइन, स्केच, इंजीनियरिंग कुछ करवाया है, इंडिया में करवाया तो मत ऐड करना, इंडिया के अलावा कहीं भी करवाया है तो वो भी ऐड कर लेना। रॉयल्टीज, लाइसेंस फीस जो बायर, इंपोर्टर पे कर रहा है तो वो भी ऐड कर लेना। सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स, डिविडेंड को छोड़ के ऐड कर लेना। और लास्ट पॉइंट बोलता है, थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट कर रहे हो, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कोई ऑब्लिगेशन है जो एज अ कंडीशन ऑफ सेल फुलफिल कर रहे हो, तो ये सब क्या करना, ऐड कर लेना। ये जो आंसर आएगा इसको अपन क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एफओबी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एफओबी बोलते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनना, एक बार आपका एडजस्टेड एफओबी आ गया, इसके बाद क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको दो एडजस्टमेंट करने ही है। एक बार आपका एडजस्टेड एफओबी आ गया, इसके बाद क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको दो एडजस्टमेंट हमेशा करने हैं। कौन से दो मैम, एक हो जाएगा फ्रेट और एक हो जाएगा इंश्योरेंस।
अगर क्वेश्चन ने एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है तो दिया नहीं बुझाएंगे, उसको ले लेंगे। चाहे आप एयर से आओ, वेसल से आओ, किसी भी रूट से आओ, क्वेश्चन ने एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है तो दिया नहीं बुझाएंगे, एक्चुअल इंश्योरेंस ले लेंगे। अगर क्वेश्चन ने एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं दिया, मतलब अंधेरा है, क्वेश्चन ने एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी अपन क्या ले लेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे। क्या बोला, क्वेश्चन ने इंश्योरेंस दिया है किसी भी केस में तो उसको ले लो, नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी इंश्योरेंस ऐड कर लेना। अगर हम बात करते हैं फ्रेट की, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एयर से आए हो या आप अदर रूट से आए हो। नॉर्मली फिर वेसल ही दिया होगा, ठीक है मैम। अगर आप एयर से आए हो तो एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है, तो भी इस दिया पे हमको पूरा विश्वास नहीं, हम रिया को भी एक बार पूछ लेंगे कि भाई दिया की हाँ है, रिया तेरी हाँ है क्या, फिर हम सोच लेंगे। मतलब एयर के केस में अगर एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है फिर भी आप उसको कंपेयर करोगे, आप उसको कंपेयर करोगे एडजस्टेड एफओबी के 20% से, और दोनों में से जो भी लो मेंटेनेंस है दिया और रिया में से, उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। क्या बोला, एयर के केस में एक्चुअल फ्रेट दिया है तो भी उसको होल्ड पे रखो और एडजस्टेड एफओबी का 20% कैलकुलेट करो, जो लोअर आता है वो आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन एयर के अलावा कोई भी केस है, एयर के अलावा कोई भी केस है, तो इस केस में अगर एक्चुअल दिया है तो दिया मत बुझाना, एक्चुअल ले लेना। और अगर एक्चुअल नॉट गिवन है, एक्चुअल नॉट गिवन है, तो आपको सिंपली 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकाल लेना है। मतलब यहां पे कंपैरिजन नहीं होगा। एयर के केस में हमेशा कंपेयर होगा, हवा में उड़ते हो कंपेयर करते हो, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। बाकी सारे केस में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, बाकी सारे केस में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते। अगर एक्चुअल दिया है तो वी एक्सेप्ट द एक्चुअल फ्रेट का अमाउंट। इफ एक्चुअल इज नॉट गिवन तो हम क्या करते हैं, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी को लेके और उसको ही हम लोग फ्रेट मान लेते हैं, ठीक है मैम। इसके अलावा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको बोले शिप डेमरेज, ऑलवेज इंक्लूड। अगर शिप डेमरेज है तो हमेशा वो फ्रेट के साथ ऐड होके फ्रेट का पार्ट बनेगा। अगर एयर डेमरेज है तो ऑलवेज इग्नोर। क्या बोला, एयर डेमरेज कभी भी, ये याद कर लो, याद कर लो, एयर डेमरेज कभी भी फ्रेट का पार्ट नहीं बनेगा और शिप डेमरेज ऑलवेज ऑलवेज फ्रेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है मैम। इसके अलावा अगर शिप से आया है और लाइटरेज चार्जेस है, बार्ज चार्जेस है, मतलब वो छोटी छोटी बोट को यूज किया है बड़े वेसल से गुड्स को पोर्ट पे लाने के लिए, तो बड़ा वेसल तो बाहर ही रुक गया, पोर्ट पे तो गुड्स, अब ये छोटी बोट लेके आए हैं तो ये भी फ्रेट का पार्ट ही है। तो अगर लाइटरेज चार्जेस है, बार्ज चार्जेस है, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इन द एक्चुअल फ्रेट। लेकिन आपको बोला कि गुड्स पोर्ट पे आ गए, उसके बाद आपका पोर्ट ड्यूज है, लैंडिंग चार्जेस है, अनलोडिंग चार्जेस है, यहां से इनलैंड कंटेनर डिपो ले जाने का खर्चा है, ऐसा कुछ भी है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जाने का खर्चा है, वो सब क्या कर देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि वो क्या है, आफ्टर इंपोर्ट के खर्चे हैं। हमको तो सीआईएफ वैल्यू चाहिए जो टिल पोर्ट ऑफ इंपोर्ट होता है। अब उसके बाद अनलोडिंग या पोर्ट ड्यूज या वहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फैक्ट्री तक का या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जाने का खर्चा, ये सब इग्नोर होगा, कुछ भी वैल्यूएशन का पार्ट नहीं आएगा। बस लाइटरेज, बार्ज और शिप डेमरेज ये 3 वैल्यूएशन का पार्ट होते हैं। एयर डेमरेज भी कभी वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता है। परफेक्ट मैम। एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो 20% में सब इंक्लूड होता है वाला, वो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। बाकी अपन पूरा एडजस्टमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बोला यहाँ पे देखो, एक्चुअल अवेलेबल फ्रेट के केस में टेक एक्चुअल, नॉट अवेलेबल 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। लेकिन एयर के केस में यू विल ऑलवेज हैव टू कंपेयर इवन इफ एक्चुअल इज गिवन। पोर्ट ड्यूज, लैंडिंग चार्जेस, कुछ भी एक्सपेंस अगर एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कर देना, वो सब आपको इंक्लूड नहीं करना है, डू नॉट ऐड। लेकिन शिप डेमरेज, बार्ज, लाइटरेज ये हमेशा ऐड होंगे, एक्चुअल बेसिस पे हमेशा ऐड हो जाएंगे, ठीक है मैम। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा पॉइंट और है क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 34 में जो आता है। ये क्यों अटक गया भाई, एक सेकेंड, हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ, स्क्रीन रुक गई, मेरे को दिख रहा है। जल्दी से नोट्स का पेज नंबर बोलना, तो क्या था पेज नंबर, कहाँ थे अपन, हाँ ये रहा। चलो
तो क्या बोला, फ्रेट के केस में अगर एक्चुअल फ्रेट अवेलेबल है तो टेक एक्चुअल, नहीं तो टेक 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। लेकिन एयर के केस में यू विल ऑलवेज हैव टू कंपेयर। परफेक्ट मैम। पोर्ट ड्यूज लैंडिंग चार्जेस जो भी आफ्टर पोर्ट पे कुछ जाने के बाद इनकर होता है तो मत ऐड करो, लेकिन शिप डेमरेज, लाइटरेज, बार्ज जो ऑलरेडी आपको बता दिया वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है मैम। और अगर ये इंश्योरेंस का केस है, एक्चुअल दिया है एक्चुअल ले लो, और नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ले लो। इसमें आपको कुछ कंपेयर वंपेयर कुछ देखना नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना है। किसी भी रूट से आए हो, चाहे एयर है चाहे वेसल है, कुछ भी है, एक्चुअल दिया है एक्चुअल ले लो, नहीं दिया है 1.125% ले लो, एंड ऐड करके यू विल रीच एट द CIF असेसेबल वैल्यू। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर रूल 3 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट हो जाती है अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो रूल 10(1) के 5 एडजस्टमेंट और 10(2) के 2 फ्रेट और इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी केस में मान लो हम रिलेटेड पर्सन हो गए, प्राइस होल्ड कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी और प्रॉब्लम आई जिसके कारण हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे। अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो हम जाएंगे रूल 4 में। रूल 4 बोलता है कि कोई बात नहीं, इस गुड्स का वैल्यू नहीं है ना, इसके जैसा जो सेम आइडेंटिकल गुड है वो ले लो। आइडेंटिकल गुड मतलब क्या, ऐसा गुड्स जो ऑलमोस्ट सेम है, छोटे मोटे माइनर डिफरेंसेस चलते हैं और उसी सेम कंट्री में बना है। अब देखो कुछ चीजें आप ध्यान में रखना, अगर ऐसे कोई गुड्स है जिनका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग इंडिया में हुआ है तो फिर वो अपन यहाँ पे मतलब नहीं इंक्लूड कर सकते। और 2-3 चीजें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है वो ये ध्यान रखना कि उसी कंट्री में बने हुए आइडेंटिकल गुड्स का आप सेम कंट्री में बने आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले सकते हो। मान लो कोई ऐसे गुड्स है जो मैंने चाइना से इंपोर्ट करे जिसका वैल्यू मैं नहीं निकाल पा रही, और आइडेंटिकल गुड्स सेम टू सेम गुड्स मैंने जापान से भी मंगवाए हैं, तो जापान वाले गुड्स का वैल्यू हम यहाँ नहीं ले सकते। आइडेंटिकल गुड्स उसी सेम कंट्री के होने चाहिए। दूसरा, वो एट अबाउट सेम टाइम इंपोर्ट हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई गुड्स मंगवाए उसके जैसे गुड्स मैंने 15-20 साल पहले मंगवाए थे तो तब की वैल्यू आज की वैल्यू तो फिर अपन यू भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो आइडेंटिकल गुड्स आप ले भी रहे हो सेम कंट्री से और एट अबाउट सिमिलर टाइम पे आए होने चाहिए। क्वांटिटी, कमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए। एक जगह पे मैंने सिर्फ 10 गुड्स मंगवाए, दूसरी जगह पे मैंने 10,000 गुड्स का कंसाइनमेंट मंगवाया, तो ऑफकोर्स 10,000 वाला तो बहुत सस्ता ही होगा ना। तो कमर्शियल लेवल, क्वांटिटी भी सिमिलर होनी चाहिए, नहीं तो उसको एडजस्ट करो। एंड अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोएस्ट ऑफ द ऑल लेते हैं। इंपोर्टर को बेनिफिट दिया है, जितना कम वैल्यू उतना कम ड्यूटी। तो मान लो आइडेंटिकल गुड्स 2-3 हो गए, सब सेम टाइम पे सेम यूनिट सेम लेवल पे ही आए थे, तो उनमें जो सबसे लोएस्ट है ना उसको अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एज असेसेबल वैल्यू। फ्रेट इंश्योरेंस का कोई खास एडजस्टमेंट रहता है तो कर लो। मैम सेम टू सेम गुड्स तो अवेलेबल नहीं है, सिमिलर गुड्स अवेलेबल है, चलेगा मैम। ओप्पो नहीं, ओप्पो का भाई वीवो, अरे चल जाएगा। अगेन सेम कंट्री होना चाहिए, पूरी तरीके से सेम नहीं है लेकिन फीचर्स वगैरह सेम है कि बायर को अगर इंटरचेंज करके दे भी दे तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी वही सब कुछ सेम है एज इट इज कि सिमिलर वैल्यू होने, मतलब सिमिलर टाइम पे आने चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। एडजस्टमेंट करना है तो कर लो, वो सब कुछ सेम है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमको सीक्वेंस से ही जाना पड़ता है। मतलब मैम सबसे पहले अगर रूल 3 एक्सेप्टेबल है तो वही लो, 10(1) 10(2) के एडजस्टमेंट करो। अगर रूल 3 को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो रूल 4 पे जाओ। रूल 4 क्या बोलता है, आइडेंटिकल वैल्यू, कि उसके हूबहू गुड्स है तो पहले वो लो, नहीं है तो फिर उसके जैसे सिमिलर पे जाओ। यानी हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में ही जाना है, पहले रूल 3 फिर 4 फिर 5, नहीं तो आगे आगे बढ़ते जाओ। तो रूल 6 बोलता है यूं तो आप हमेशा सीक्वेंस ही फॉलो करोगे, लेकिन पर्टिकुलरली रूल 7 लगाने के पहले आप ऑफिसर से परमिशन लेके रूल 8 लगा सकते हो। रूल 6 बस यही परमिशन देता है। रूल 6 बोलता है कि नॉर्मली तो आपको हमेशा सीक्वेंस ही फॉलो करना है, पर किसी पर्टिकुलर केस में आप रूल 7 के पहले रूल 8 लगा सकते हो ऑफिसर से पूछ के। ठीक है, मतलब ये रूल अपने कोई खास काम का नहीं है। रूल 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू, मतलब इंडिया में आपने गुड्स मंगवा के कितने में बेचा, माइनस आप ये सोच लो ना कि उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन रहा होगा, क्या उसके एक्सपेंसेस रहते होंगे, क्या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह रहा होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंडिया में इंपोर्ट का प्राइस। क्या बोला, इंडिया में मैंने गुड्स मान लो 200 में बेचा, बेचने के लिए मेरा इंपोर्टर का क्या एक्सपेंस हुआ होगा। मैं नॉर्मली हर गुड्स पे 20% प्रॉफिट मार्जिन रखती हूँ, माइनस जनरल एक्सपेंसेस किया, माइनस इंडिया में क्या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सब कुछ कर लिया, तो अल्टीमेटली अब बचा क्या,
ये सब माइनस करके वहां से जब सीआईएफ पे आया होगा प्राइस, वो मेरे पास बच गया होगा, बस यही मेरी क्या हो जाएगी, असेसेबल वैल्यू हो जाएगी। तो डिडक्टिव वैल्यू बोलते हैं उल्टा सोचो, इंडिया में कितने में बेचा माइनस इंडिया के सारे खर्चे माइनस कर दो, तो इंडिया में जब पहुंचा था बाहर से वो प्राइस आपको मिल जाएगी। तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, मान लो 1 लाख यूनिट्स मंगवाए थे, उसमें से पहले मैंने 100 यूनिट्स बेचे, फिर मैंने 1000 यूनिट्स बेचे, फिर मैंने 50 यूनिट्स बेचे, तो जो एग्रीगेट हाईएस्ट क्वांटिटी बेची होगी वो सबसे सस्ती बेची होगी, बिकॉज बल्क का डिस्काउंट होता है और हमको तो कम प्राइस लेना है ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में जो भी रीसेल प्राइस रहा था ना अनरिलेटेड पर्सन को, वो रीसेल प्राइस में से अपना प्रॉफिट, कमीशन, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट सब माइनस करके एंड अल्टीमेटली आप क्या अराइव कर लोगे, असेसेबल वैल्यू को अराइव कर लोगे। 90 डेज के अंदर अंदर आपने जो भी पहले बेचा है रीसेल प्राइस वो आपको ले लेना है। उसके बाद अगर वो नहीं मिल रहा तो कंप्यूटेड वैल्यू सोचो कि वहां पे मान लो चाइना से गुड्स आए, तो चाइना के कोई पर्सन को ये गुड्स बनाने के लिए क्या मटेरियल लगा होगा, क्या लेबर लगा होगा, क्या फैब्रिकेशन लगा होगा, वो क्या प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली रखता होगा, वहां से इंडिया आने का क्या फ्रेट इंश्योरेंस रहा होगा, वो सब ऐड करके और कंप्यूटेड वैल्यू निकाल लो। डिडक्टिव मतलब अपनी प्राइस से पीछे जाओ, और कंप्यूटेड मतलब उसी का कॉस्ट और प्राइस सब कुछ आप निकाल के और उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, ना आइडेंटिकल गुड्स, ना सिमिलर गुड्स, ना डिडक्टिव वैल्यू, ना कंप्यूटेड वैल्यू, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि रेसिडुअल मेथड ले लो। रेसिडुअल मेथड मतलब बाकी सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए क्या आपको बेस्ट जजमेंट बेसिस पे लगता है वो आप एक्सेप्ट करके और वैल्यूएशन कर लो। लेकिन ये एक अच्छा एमसीक्यू का पॉइंट है, इसमें से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो अपन रेसिडुअरी पॉइंट्स लेते हैं, जो अपन रेसिडरी पॉइंट्स लेते हैं, उन रेसिडरी पॉइंट्स में से आप इनमें से कुछ कभी नहीं ले सकते। मतलब आप बेस्ट जजमेंट बेसिस पे एक्सेप्ट करोगे वैल्यू को, आप बेस्ट जजमेंट बेसिस पे वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये सब क्या है, इंडिया में वो गुड्स कितने में बनते हैं वो मत सोचना। देखो मैंने गुड्स चाइना से मंगवाए थे, इकोनॉमिक्स अलग है, तो वो सेम गुड्स में इंडिया में कितने में बना के बेच सकती हूँ, वो मेरा वहां का इंपोर्ट प्राइस नहीं माना जा सकता। दूसरा, अगर ऐसा कोई मेथड है जिसमें हाईएस्ट ऑफ द टू एक्सेप्ट होते हैं तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको तो इंपोर्टर को बेनिफिट देना है, हम हर जगह पे उसको लोएस्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई दो वैल्यूज है जिनको कंपेयर करके आप हाईएस्ट वैल्यू लेते हो तो वो भी सिस्टम नहीं चलेगा। तीसरा, उधर चाइना के गुड्स चाइना में ही कितने में बिकते हैं वो भी मत लेना। क्या बोला, जो एक्सपोर्ट की कंट्री है वहां गुड्स कितने में बिकते हैं वो भी मत लेना, क्योंकि हमेशा एक्सपोर्ट के गुड्स महंगे ही रहते हैं। तो उधर का डोमेस्टिक प्राइस मत लेना, इधर का डोमेस्टिक प्राइस मत लेना, ठीक है। चाइना किसी और कंट्री को कितने में बेचता है वो भी मत लेना। चाइना ने इंडिया में गुड्स भेजे, हम वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, चाइना ने पाकिस्तान में भी गुड्स भेजे, तो वहां कितने में भेजे वो ले लो, ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनका और पाकिस्तान का हो सकता है कोई अलग एमओयू, कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट हो। तो तीन चीज तो आप ले ही नहीं सकते, वो खुद कितने में बेचते हैं, हम कितने में बना के बेचते हैं, और वो किसी और को कितने में बेचते हैं, तीनों में से कुछ भी आप रेसिडुअल मेथड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो तो फिर तो रूल 8 से ही निकाल लो, कंप्यूटेड वैल्यू से, कोई और रेसिडुअरी पे क्यों आना है। तो कंप्यूटेशन करना है तो सिर्फ रूल 8 के अकॉर्डिंग करना, और कोई मत करना। और दूसरा, प्राइस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट अदर देन इंडिया, समझा दिया, मत लेना। मिनिमम कस्टम्स वैल्यू नहीं आएगा, कोई भी आर्बिट्ररी फिक्टिशियस वैल्यू हवा में हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है हाँ, कि रेसिडुअरी केस में आपको ऑप्शन दे देंगे, तो कौन सी, ये सब तो हम नहीं ले सकते। अब इसके अलावा कोई और तरीका सोच के आपको लगता है बेस्ट जजमेंट बेसिस पे रेसिडुअरी मेथड कुछ और हो सकती है, तो फिर आप रूल 9 में उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी हमने बताया है सब कुछ सच है, सब कुछ एक्यूरेट है। अगर आपने कोशिश करी कुछ भी गड़बड़ करने की तो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। अगर ऑफिसर को लगता है कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल डिस्काउंट कोई बता रहे हो, कोई एक्सक्लूसिव डिस्काउंट सिर्फ आप ही को क्यों मिल रहा है, आपने डिस्क्रिप्शन क्वालिटी में कुछ तो गड़बड़ करा है, मिस डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर ही नहीं किया, मैंने सिर्फ बोल दिया मैंने वॉच मंगवाई थी, नॉर्मल वॉच, ये नहीं बताया कि राडो की वॉच मंगवाई थी, क्योंकि एक ब्रांड बताने से 3-4 लाख का फर्क पड़ जाएगा यार। तो मैंने क्या किया, कुछ चीजें बताई ही नहीं, कुछ चीजें गलत बता दी, फ्रॉड कर दिए, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट कर दिए, या तो फिर मेरे ही टाइम पे दूसरे गुड्स जो थे वो बहुत ज्यादा अलग प्राइस पे आ रहे थे इस टाइम के कंपैरिजन में, तो मैंने तो ऐसा क्या कर दिया कि मेरे गुड्स का प्राइस इतना अलग आ रहा है। तो ये सारी चीजों के कारण अगर ऑफिसर को डाउट होता है तो वो क्या कर सकता है, मेरा डिक्लेयर्ड वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप्लाई करके और अपन वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। होम कंजम्पशन के लिए वेयरहाउस गुड्स क्लियर होते हैं, ये वैल्यू ना अपन ऑलरेडी जीएसटी में भी समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में। क्या बोलते हैं देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। गुड्स अगर वेयरहाउस में पड़े हैं
गुड्स अगर वेयर हाउस में पड़े हैं और इस टाइम पे अगर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, तो बोलो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते टाइम कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं मैम, ये तो जीएसटी में भी नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, अपना एफबी चेंजेस वाला पॉइंट, राइट मैम। तो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर पे तो कोई टैक्सेस नहीं लगते। अब अल्टीमेटली बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में जिसने ये गुड्स को खरीदा है ना, वो जब वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाएगा, जिसने ये गुड्स खरीदे हैं वो जब इन गुड्स को वेयर हाउस से क्लियर करवाएगा, तो उस टाइम पे इसको क्या भरना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी भी भरना पड़ेगा और जीएसटी भी भरना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी किस वैल्यू पे भरेगा? जो ओरिजिनल इंपोर्टर की वैल्यू थी वही, जो ओरिजिनल इंपोर्टर की कस्टम्स की वैल्यू थी उसी पे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी किस पे भरेगा? ओरिजिनल वैल्यू या इसने कितने में खरीदे, ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर है, उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ता है। मैम एक बार और बोल दो, ओरिजिनल इंपोर्टर ने मान लो गुड्स इंपोर्ट किए थे 100 में, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, वेयर हाउसिंग में गुड्स को डाल दिया, गुड्स वेयर हाउस में पड़े थे, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया, मान लो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर किया 140 में। तो इस केस में ये 140 में जब ट्रांसफर किया तब ना जीएसटी ना कस्टम, कुछ नहीं लगेगा, ट्रांसफर करो, बात खत्म। अब अल्टीमेटली ये जो बायर है जिसने इन गुड्स को परचेज करा है, इसको कस्टम तो ड्यूटी 100 पे ही देना है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो सिर्फ तभी लगती है जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट होने के बाद कुछ भी करो उस चीज पे कस्टम ड्यूटी तो लगेगी नहीं, तो कस्टम ड्यूटी तो 100 पे ही लगेगी। लेकिन जो जीएसटी लगेगा ना वो किस पे लगेगा? तो 100 या 140 विच एवर इज हायर, 140 के ऊपर इसको क्या लगना पड़ेगा? जीएसटी लगाना पड़ेगा। आ गया समझ में? हाँ मैम। तो जीएसटी तो ओरिजिनल इंपोर्ट वैल्यू प्लस या ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर पे लगता है, पर कस्टम हमेशा ओरिजिनल इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर ही लग जाता है। ठीक है मैम। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स, टाइम पास। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज, ये दूसरा चिट पेज है, नहीं याद होता है तो फाड़ के जेब में डाल के लेके जाना, एग्जाम में आएगा ही आएगा काम। बोल रही हूँ 100% काम आएगा, नहीं आता है तो इसको क्या करना? फाड़ के चिट्ठी बना के जेब में डाल के लेके जाना। ठीक है मैम। रेट और डेट का ये पूरा एक टेबल है। अगर हम गुड्स सीधा होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करते हैं तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है मैम? क्योंकि गुड्स तो इंपोर्ट हो रहे हैं तो फिर फॉरेक्स करेंसी में इंपोर्ट हो रहे होंगे, राइट मैम। तो इस केस में आपको क्वेश्चन कितना भी गुमराह कर दे, एसबीआई का रेट दे दे, आरबीआई का रेट दे दे, इंटर बैंक रेट दे दे, सब इग्नोर करना, हमेशा लेना सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट। कौन सा? बिल ऑफ एंट्री वाला। गुड्स अगर डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होते हैं तो बिल ऑफ एंट्री के दिन वाला सीबीआईसी का रेट ले लेना। ठीक है मैम। और ड्यूटी कौन से दिन की लेनी है? जो लेट होता है, मतलब एंट्री इनवर्ड्स या बिल ऑफ एंट्री। अब एंट्री इनवर्ड्स तो सिर्फ वेसल के केस में होता है, एयरक्राफ्ट व्हीकल में तो होता ही नहीं है, तो उसमें सीधा ले लो अराइवल डेट। तो बिल ऑफ एंट्री या अराइवल डेट विच एवर इज लेटर है, उस दिन का अपन क्या करते हैं? ड्यूटी ले लेते हैं। उस दिन का अपन क्या करते हैं? ड्यूटी ले लेते हैं। ठीक है मैम। अगर गुड्स वेयर हाउस में डाल रहे हो तो ड्यूटी कब भरते हो? जब एक्स बॉन्ड फाइल करते हो तब। तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन की ड्यूटी ले लो और इनटू बॉन्ड के दिन का क्या कर लेना? एक्सचेंज रेट ले लेना। अगर एक्सपोर्ट करते हो तो जैसे यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री है वैसे यहाँ पे शिपिंग बिल हो जाएगा, तो शिपिंग बिल के दिन का सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट ले लेना। और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लग जाएगा? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा। और कोई केस बच जाता है, और कोई केस बच जाता है तो जो आपका पेमेंट का डेट है वो आप क्या करना? एक्सेप्ट कर लेना एज द रेलेवेंट डेट टू डिटरमाइन रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। डू यू वांट मी टू रिपीट इट वन मोर टाइम? यस मैम। चलो, अगर गुड्स वेयर हाउस में डाले तो जब डाले तभी इनटू बॉन्ड बिल का अपना सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट फिक्स। और ड्यूटी कब भरते हैं? जब एक्स बॉन्ड फाइल करते हैं, तो एक्स बॉन्ड के टाइम पे जो भी आपका ड्यूटी रहा होगा वो आप रेट ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है मैम। अगर गुड्स डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किए हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज तो सीबीआईसी का बिल ऑफ एंट्री वाला ही फिक्स हो जाएगा, लेकिन ड्यूटी कौन सा लेंगे? जब वेसल एयरक्राफ्ट आया वो, या बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर है वो ले लेंगे। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल का एक्सचेंज रेट और ड्यूटी कौन सा? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का। बोलो हाँ के हाँ, हाँ के हाँ। आ गया सबको समझ में? और ये याद होना ही चाहिए आपको। ये क्या है? ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई टाइप का है। जैसे अपन जीएसटी में पढ़ते हैं ना कि मान लो मोबाइल के साथ चार्जर, ऐसी कोई दो चीजें जिनको मिक्स करके बेच दिया है, तो वैसा ही कस्टम्स का पार्ट भी बोल रहा है कि मान लो जैसे कि लैपटॉप इंपोर्ट किया, अब लैपटॉप के साथ उसका चार्जर आ गया, केबल आ गया, तो क्या ये नॉर्मली साथ में ही सप्लाई होते हैं कंपल्सरीली? इसका कोई सेपरेट चार्ज नहीं है? हाँ मैम। तो मेन आर्टिकल की ड्यूटी पे ही सब कुछ पे ड्यूटी। एपीआई क्या है? आर्टिकल्स, पार्ट्स, इंप्लीमेंट्स जो भी उसके साथ आ रहे हैं सब मेन आर्टिकल के प्राइस पे ही क्या कर दो? टैक्सेबल कर दो। मेन एप्लीकेबल, मेन आर्टिकल के रेट पे सब कुछ टैक्सेबल कर दो। लेकिन वो ऑप्शनली सप्लाइड है। ऑप्शनली सप्लाइड है मतलब जरूरी नहीं है कि ये गुड्स के साथ ये चीज आनी ही चाहिए, उन्होंने दे दी है, उन्होंने दे दी है और कोई सेपरेट चार्ज नहीं लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? जो हाईएस्ट रेट है वो लेना।
क्या बोला, मेन आर्टिकल तो मेन आर्टिकल के ही रेट से टैक्सेबल होगा, लेकिन ये जो आर्टिकल प्रिंसिपल और इंप्लीमेंट है ना, वो मेन आर्टिकल या इनका खुद का रेट दोनों में से जो हायर है उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। और दोनों कंपल्सरी या ऑप्शनली कैसे भी सप्लाई होती है, पर अगर चार्ज ही उनको सेपरेटली किया है, मतलब एक प्राइस पे चार्ज किया ही नहीं है, चार्जर का अमाउंट अलग लिया है, लैपटॉप का अमाउंट अलग लिया है, तो दोनों को इंडिविजुअल अपने अपने रेट से कस्टम्स में टैक्सेबल करो। सिंपल है। देखो दोनों साथ में सप्लाई होते हैं नहीं होते हैं छोड़ दो, बिल ही अलग अलग किए हैं तो अपनी अपनी रेट पे उनको कस्टम्स में टैक्सेबल करो। लेकिन बिल साथ में कर दिया, सेपरेट चार्ज नहीं लिया, तो चेक करना कि क्या जबरदस्ती कंपलसरी दोनों साथ में सप्लाई होते ही है तो दोनों को सेम रेट पे टैक्सेबल करना, नहीं दोनों ऑप्शनली सप्लाई होते हैं, हमने जबरदस्ती एक बिल किया है तो मेन आर्टिकल अपने रेट पे, नॉट मेन आर्टिकल अपने रेट पे, सब कुछ दोनों में से जो हायर है ना उस पे हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई रिपीट अगेन, मेन आर्टिकल और आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ ही जो भी हाईएस्ट रेट है, मतलब बेसिकली ये कॉम्पोजिट सप्लाई जैसा हो गया और ये मिक्स सप्लाई जैसा हो गया कि जो हाईएस्ट रेट है ना वही सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या हाँ? हाँ समझ गए यार। पता नहीं माइक का क्या प्रॉब्लम है, यही माइक मैं रोज यूज कर रही हूँ, आज मैराथन के दिन ये दिक्कत दे रहा है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। थोड़ा सा वॉल्यूम लो करो और एडजस्ट करो। आई एम रियली सॉरी। चलो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन सेल्फ रीड। बाकी अपना पूरा वैल्यूएशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन बैंक में, बहुत सारे वैल्यूएशन के क्वेश्चंस अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये वो नवंबर 23 वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया था ना कि गुड्स आ रहे हैं तो एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन लेना होता है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है कि मेल गुड्स अपना कंसाइनमेंट 29 को आ गया था, लेकिन अपने को जो कंफर्मेशन मेल आया था वो 30 को आया था, तो फिर अपने पुरानी प्राइस ही एक्सेप्ट की थी। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाते समझाते ही करवा दिया था। ठीक है मैम। नाउ कम टू क्वेश्चंस। बड़े बड़े 5-6 क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए फटाफट से। Come to question 26 of valuation. Come to question 26 of valuation. चलो, compute the total customs duty and integrated tax payable under customs law. Cost of machine at the factory of exporter. ये कौन सा कॉस्ट है? ये एक्स फैक्ट्री प्राइस हो गया। फैक्ट्री पे क्या प्राइस है वो बोला। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट 800 दिया है। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप 20। चलो सबसे पहले मुझे एफओबी प्राइस गिन के दो, बिकॉज क्वेश्चन हम हमेशा किससे शुरू करेंगे मैम? एफओबी से शुरू करेंगे। दिस इज वन ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, जो वो एक पॉइंट छोड़ा था ना 20% वाला, वो यहाँ पे समझा के क्लियर कर रही हूँ। ठीक है मैम। तो एफओबी प्राइस मतलब क्या मैम? गुड्स शिप पे लोड होके रेडी हो गए हैं इंडिया आने के लिए, उसको हम बोलते हैं एफओबी प्राइस। मतलब एक्स फैक्ट्री का $20,000 तो ले ही लेंगे, प्लस वहां से पोर्ट पे आने का खर्चा 800 ये भी ले लेंगे, प्लस यहाँ से मशीन पे शिप पे मशीन को चढ़ाने का 50 का खर्चा ये भी ले लेंगे। उसके बाद आगे का फ्रेट दे दिया है, मतलब 20,850 ये क्या आ जाएगा? मेरा एफओबी प्राइस आ जाएगा। ओके मैम। उसके बाद ये पोर्ट ऑफ शिपमेंट है। शिपमेंट है मतलब क्या हो जाएगा? ये वेसल का केस हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने फ्रेट चार्जेस दिए हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया तक के। फ्रेट चार्जेस दिए हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया तक के, तो इस केस में एक्चुअल फ्रेट दिया है। अगर एक्चुअल फ्रेट दिया है तो हम दिया बुझाएंगे नहीं, एक्चुअल फ्रेट को ले लेंगे, पर ये तो 10(2) का एडजस्टमेंट है। पहले देख लेते हैं 10(1) का अगर कुछ हो तो। राइट मैम। बाइंग कमीशन है, बोलो क्या करूं? बाइंग कमीशन है, बोलो क्या करूं? मैम बाइंग कमीशन की तरफ तो हम आंख उठा के देखेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करना है। और कोई कमीशन होता तो हम इसको ऐड कर लेते। लाइटरेज चार्जेस दिया है मैम, लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस, सब कुछ फ्रेट में ऐड हो जाता है। फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो, बोलो एक बार गुड्स पोर्ट पे आ गए, फिर वहां से इनलैंड कंटेनर डिपो तक ले जाने का खर्चा, मैम ये भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये तो आफ्टर इंपोर्टेशन का खर्चा है ना। मैम आफ्टर इंपोर्टेशन का तो हर खर्चा इग्नोर होता है। शिप डेमरेज है मैम, एयर डेमरेज होता तो इग्नोर करते, लेकिन शिप डेमरेज है इसलिए इसको भी हम क्या कर लेंगे? इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये भी अपने फ्रेट का पार्ट हो जाएगा। करेक्ट मैम। मतलब 10(1) का तो कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है। ये भी फ्रेट है, ये भी फ्रेट है, ये भी फ्रेट है। 10(1) का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब जो अपनी एफओबी है वही अपनी एडजस्टेड एफओबी हो जाएगी। परफेक्ट मैम। तो $20,850 मेरी क्या आ गई? एडजस्टेड एफओबी आ गई।
इसको हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी फिगर्स रुपीज में दिए हैं तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट मैम। तो रुपी के लिए हमको एक्सचेंज रेट कौन सा लेना होता है? मैम जो बिल ऑफ एंट्री के दिन का सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट है वो ले लो। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री के दिन सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट 70 रुपीज पर डॉलर है, मतलब 20,850 मल्टीप्लाई बाई 70 कम्स टू 1459500। ये क्या हो जाएगा? मेरा एडजस्टेड एफओबी हो जाएगा। प्लस मुझे करना है फ्रेट। अब ये वेसल का केस है, यानी कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वेसल के केस में जो एक्चुअल फ्रेट होता है वो अपन ले ही लेते हैं। एयर के केस में अपन को कंपेयर करना पड़ता है। तो मैम एक्चुअल फ्रेट हमको दिया है $5,000 प्लस 12,000 रुपीज प्लस 24,000 रुपीज। तो पहले इसको भी मल्टीप्लाई बाय 70 करके आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैम 5,000 मल्टीप्लाई बाय 70 कम्स टू 350, प्लस कर लो 12,000 एंड प्लस कर लो 24,000, तो ये क्या आ जाएगा? 3,86,000 अपना फ्रेट आ जाएगा। अब इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अपन क्या करेंगे? हमेशा एडजस्टेड एफओबी का 1.125% क्या कर लेंगे? इंश्योरेंस हमेशा ऐड कर ही लेंगे। तो एडजस्टेड एफओबी क्या आया? 1459500 मल्टीप्लाई बाय अपन क्या कर लेंगे? 1.125% कर लेंगे। मतलब मैम यहाँ पे मेरा 16419 का इंश्योरेंस आ जाएगा। प्लस कर लो आप 386 जो आपका फ्रेट था एंड प्लस कर लो 1459500, यानी 186,191 का हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे CIF वैल्यू आ जाता है। बोलो आया सबका? 186,191.38 का सबका CIF वैल्यू आ गया क्या? हाँ मैम। अब उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी लगाना है तो बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर लेंगे। तो लेटर क्या है? बोलो 20 जैन या 25 मार्च? मैम 25 मार्च लेटर है, मतलब उस दिन का रेट विच इज 10% लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर 10% लगाएंगे बीसीडी, हमेशा बीसीडी का 10% हम SWS लगा देंगे और पूरे टोटल के ऊपर 12% GST दिया है वो अप्लाई कर देंगे। तो BCD प्लस SWS प्लस IGST ये हमारा टोटल टैक्सेस पेड आ जाता है। बोलो यस और नो। मैम एग्जाम में समझ नहीं आता कि फॉरेन करेंसी को कब INR में कन्वर्ट करें। जब आपको कन्वीनियंट लगता है। अगर बीच में कोई रुपी की फिगर आ जाती है जो आपको डॉलर में ऐड करनी पड़ेगी तो आप नहीं कर पाओगे, तो तुरंत कन्वर्ट कर दो। जब तक डॉलर में चलता जा रहा है तब तक चलने दो, जब लगे कन्वर्ट करना है तभी कर लो। कंफ्यूजन होता है तो पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस क्वेश्चन में नहीं दिया होता है नकुल वर्मा, इसीलिए हमको हमेशा लेना तो पड़ता ही है। क्वेश्चन देता तो एक्चुअल इंश्योरेंस ले लेते, नहीं दिया है तो हम 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी इंश्योरेंस हमेशा ले लेते हैं। फ्रेट एक्चुअल दिया था तो ले लिया, नहीं दिया होता तो एडजस्टेड एफओबी का 20% ले लेते। ठीक है मैम, समझ गए। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्टी 2 मिनट बात करवाती हूं। 35 पे आओ पहले। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 35। An importer from Cochin imports goods from exporter in US। अगेन वेसल का ही है, एयर का क्वेश्चन नहीं है, वेसल का ही क्वेश्चन है। Carrying goods reaches Mumbai port first and from there goods are transshipped to Cochin port। ठीक है। Cost of machine at the factory of exporter। अगेन एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया है मुझे कितना? $20,000 का, प्लस फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ शिपमेंट का $1,000 का खर्चा, प्लस पोर्ट से शिप को मशीन को शिप पे चढ़ाने का 100 का खर्चा। ठीक है, तो ये सब करके मेरा एफओबी क्या आ गया? $21,100 का मेरा एफओबी आया क्या? बोलो। देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% लगा के आ जाने का, क्वेश्चन बोले या ना बोले लगा के आ ही जाने का। जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी आए बिना बोले वैल्यूएशन में उसका 10% SWS हमेशा लग जाता है। आयुष अग्रवाल। ठीक है मैम, 21,100 का मेरा आ गया यहाँ पे एफओबी। उसके बाद बाइंग कमीशन है तो क्या करूं? इग्नोर करो ना, बाइंग कमीशन तो कभी भी आपके वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगेन ये भी वेसल का केस है। अब वेसल में एक्चुअल फ्रेट दिया है तो वही ले लेंगे। ठीक है, एक्चुअल इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है, कोई बात नहीं। हमको पता है 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी आएगा। चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क मशीन यूएस में किया है। मैम इंडिया के अलावा कहीं पे भी डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस होंगे तो वो एफओबी का पार्ट बनेंगे। तो प्लस यहाँ पे करो $5,000।
उसके बाद अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। मैम इंपोर्ट होने के बाद तो कोई भी हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस हमेशा हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बस बिफोर इंपोर्ट ही तो सब कुछ आता है। मुंबई से कोचीन पोर्ट का खर्चा, ये भी अगेन इग्नोर हो जाएगा, ये भी इंडिया के अंदर हुआ है तो इग्नोर कर दो। एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ असेसेबल वैल्यू पूछा है, ड्यूटी नहीं पूछा है, तो बस सिर्फ असेसेबल वैल्यू गिन के छोड़ देना है। ड्यूटी पूछा नहीं है तो हम ड्यूटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो एडजस्टेड एफओबी क्या आया मैम, 26,100 का मेरा आ गया है एडजस्टेड एफओबी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक्चुअल फ्रेट अवेलेबल है 2000 का, तो सीधा एक्चुअल फ्रेट ऐड करो, क्योंकि ये वेसल का केस है। एयर होता तो कंपेयर करते, वेसल है, एक्चुअल फ्रेट दिया है, मैंने एक्चुअल फ्रेट एज इट इज यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसके बाद इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, एफओबी क्या है अपना 26,100 मल्टीप्लाई बाई 1.125% किया तो मुझे इंश्योरेंस मिल गया 293.625 का, यहाँ पे इंश्योरेंस आ गया। प्लस कर लो 2000, प्लस कर लो यहाँ पे 26,100, तो आपका असेसेबल वैल्यू क्या आ जाएगा 28393.625, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लो 70 से जो आपको एक्सचेंज रेट दे रखा है, एंड आपका असेसेबल वैल्यू मैच हो जाएगा 1987554। बोलो यस एवरीवन। सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी कुछ खास इसमें था नहीं। प्रैक्टिस पर्पस से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रही हूँ ताकि ये लेक्चर के बाद नहीं भी करो वैल्यूएशन तो चल जाए। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। चलो अब एक एयर का क्वेश्चन करवाती हूं आपको पहले, फिर क्वेश्चन 34 और 37 करेंगे। एयर का क्वेश्चन, ये एयरक्राफ्ट है। चलो कम टू क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, फिर मैं आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। A non-resident Indian from USA donated food processing machine to Om Charitable Trust, however paid commission to local agent in India। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ने एफओबी प्राइस बताई है 17,500 की, इंक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। ट्रस्ट ने ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस यूं भी इंडिया के बाहर कहीं हो रहे, कुछ भी हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, ठीक है मैम। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल एयर फ्रेट हुआ है $4,000 का, एक्चुअल एयर फ्रेट हुआ है $4,000 का। क्या कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? हमेशा पहले एफओबी लो, उसमें रूल 10(1) के एडजस्टमेंट करो, एडजस्टेड एफओबी पे आओ, उसके बाद ही फ्रेट इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन पहले फ्रेट का एडजस्टमेंट देते तो पहले करना जरूरी नहीं है दीपा। क्वेश्चन ने फ्रेट पहले दिया तो पहले फ्रेट लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अपने हिसाब से सारे एडजस्टमेंट पढ़ के पहले रूल 10(1) के कर दो, आंसर आ जाए, फिर उसमें रूल 10(2) के एडजस्टमेंट करो, देन यू विल अराइव एट सीआईएफ वैल्यू। हाँ मैम। चलो अब एयर का केस है, एक्चुअल फ्रेट दिया है 4,000, इंश्योरेंस दिया है 1,500, लोकल एजेंट को कमीशन पे करा है, लोकल एजेंट को $2,100 का कमीशन पे किया है, विच मीन्स 7,500 रुपी कमीशन पे किया है। ये लोकल कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं है, लोकल कमीशन है, तो क्या ये ऐड होगा? हाँ मैम ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री दिया है और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट दिया है 25 मार्च और 5 अप्रैल। लेटर क्या है मैम? 5 अप्रैल, मतलब कस्टम ड्यूटी का रेट क्या आ जाएगा 15%। और एक्सचेंज रेट कौन सा आता है? हमेशा बिल ऑफ एंट्री वाला। एक्सचेंज रेट क्या आएगा? हमेशा बिल ऑफ एंट्री वाला आएगा। तो एक्सचेंज रेट हम यहाँ पे कौन सा ले लेंगे? सीबीआईसी का लेंगे, जो क्या हो जाएगा 75 रुपीज हो जाएगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, आईजीएसटी 18% और असेसेबल वैल्यू ढूंढने को बोला है, ठीक है मैम। चलो तो सबसे पहले डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस यूएसए में ही इनकर हुए हैं तो वो भी ऐड हो ही जाएंगे, वो ऐड करके ही 17,500 दिया है तो इसको हमने क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया। प्लस अपन क्या बोलेंगे? 2,100 का कमीशन जो लोकल कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं है, तो वो भी ऐड कर लो। ये क्या आ जाएगा? अपना एडजस्टेड एफओबी आ जाएगा। ओके मैम। उसके बाद कोई और एडजस्टमेंट बचा नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट बचा नहीं है तो सिंपल अब अपन अपने पास क्या है? फ्रेट है और इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस भी एक्चुअल दिया है तो एक्चुअली ले लो, तो एक्चुअल इंश्योरेंस 1,500 का ले लेंगे। अब सिर्फ फ्रेट की बात है तो एक्चुअल फ्रेट है 4,000, जिसको अपने को कंपेयर करना है कस्टम्स के एडजस्टेड एफओबी के 20% से, तो 19,600 मल्टीप्लाई बाई 20%, 19,600 मल्टीप्लाई बाई 20% आता है 3,920 और एक्चुअल है 4,000,
दोनों में से लोअर क्या है मैम, 3920 इज लोअर, तो हम क्या करेंगे 3920 को एक्सेप्ट करेंगे, सबका टोटल करेंगे और ये आ जाएगा अपना CIF वैल्यू। सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है। शिप डेमरेज फ्रेट का पार्ट है, शिप डेमरेज, लाइटरेज, बार्ज ये सब फ्रेट के साथ आता है, कभी भी 10-1 के एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, फ्रेट के साथ ही आप लोगों को समझाया था। तो अगर एयर का केस है, भले ही एक्चुअल दिया है फिर भी उसको एक बार 20% की FOB के साथ कंपेयर करके जो लोअर है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन शिप के केस में अगर एक्चुअल दिया है तो 20% देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल क्रक्स। मैं 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूं, अब एग्जाम के एक दिन पहले आपको इस लेवल के कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ठीक है मैम, चलो कोई पर्सनल डाउट है तो आस्क मी आफ्टर द मैराथन दीपा। अब आ जाओ क्वेश्चन 37 में, जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है। मिस्टर एक्स इंपोर्टेड सर्टन गुड्स फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मिस्टर क्यू ऑफ यूएस, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई इसलिए अपन को कंप्यूटेड बेसिस पे आंसर निकालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है 2000, फैब्रिकेशन चार्ज दिया है 1000, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 400 के, इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ और इनकर किया है 250 का, फ्रेट फ्रॉम क्यू की फैक्ट्री टू यूएस का पोर्ट ये भी दे दिया है 250, लोडिंग चार्जेस एट यूएस पोर्ट ये भी दे दिया है 100 और नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन FOB का 20% होता है। नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बोला है मेरा, FOB का 20% होता है। ये सारी मेरी क्या है कॉस्ट। पहले अपन फैक्ट्री तक की कॉस्ट निकालेंगे, तो देखो मटेरियल कितने का है 2000, फैब्रिकेशन चार्जेस 100, एक सेकेंड, चलो मटेरियल 2000, फैब्रिकेशन 100, बाकी दूसरे एक्सपेंसेस आ गए अपने 400 और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 250 के आ गए हैं। इसके बाद तो फैक्ट्री से आगे जाने का सारा खर्चा है। इसके बाद का खर्चा क्या है, अब फैक्ट्री से गुड्स को बाहर ले जाने का खर्चा है और लोडिंग वगैरह का खर्चा है, तो वो सब छोड़ दो। फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी हुई मेरी, फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई मैम मेरी 2000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 250, 3650 मेरी क्या हो गई है यहाँ पे फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई है। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो भी FOB आएगा उसका 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो मैम FOB में तो मुझे फैक्ट्री से पोर्ट तक का खर्चा और पोर्ट का लोडिंग का खर्चा भी FOB में आ ही जाता है, बिकॉज FOB मतलब तो मेरे गुड्स शिप पे आके तैयार हो चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, FOB बोलते हैं। करेक्ट मैम। तो ये 250 और 100, ये 250 और 100 भी ऐड करने के बाद ही मेरा क्या बनेगा, FOB बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि FOB का 20% अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन है तो कॉस्ट का कितने परसेंटेज होगा, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो यहाँ पे FOB आएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अगर FOB 100 है तो मेरा प्रॉफिट क्या है 20 है, मतलब मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 का हो जाएगा। अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट क्या आ रही है, प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट क्या आ रही है, तो मैम 3650 तो फैक्ट्री तक की हो ही गई थी, प्लस 250 और है और प्लस 100 और है, तो 3650 प्लस 250 प्लस 100 कर लो, तो मैम 4000 तो मेरी सारी की सारी कॉस्ट हो गई है। मेरी सारी की सारी कॉस्ट क्या हो गई है, 4000 की हो गई है। अगर 84,000 है तो 20 कितना होगा और 100 कितना होगा बताओ। क्या बोला इन लोगों ने, FOB का 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, FOB का 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर FOB को 100 अज्यूम करें और प्रॉफिट 20 होगा तो बाकी सारे खर्चे क्या हो गए होंगे 80। अब सारे खर्चे अगर 4000 है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे मैम, प्रॉफिट आ जाएगा 1000 और FOB क्या आ जाएगा यहाँ पे 5000। ये सबको समझ में आया, हाँ मैम ठीक है। अब एक्चुअल एयर फ्रेट इन्होंने दे रखा है इंडिया के पोर्ट तक आने का 1500, इंश्योरेंस भी दे रखा है। अब बहुत ध्यान से सुनना और कैच समझना, बहुत ध्यान से, एक ही बार समझाऊंगी, हम मैराथन में है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक बार में सुनना ठीक है। अगर हम लोगों के पास FOB अवेलेबल है और एक्चुअल फ्रेट दिया होता है तो भी हम क्या करते हैं, एयर के केस में कंपेयर करते हैं। और किसी भी सिचुएशन में जब आप 20% फिगर लेते हो ना, तो इस 20% में ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक के सारे खर्चे समा गए हैं। क्या बोला, जब भी हम फ्रेट को कंपेयर करते हैं, देखो एक बार इंश्योरेंस वगैरह निकालने के लिए अपन को एडजस्टेड FOB कैलकुलेट करना पड़ता है।
करेक्ट है मैम, समझ गए। लेकिन फिर जब एयर के केस में फ्रेट कंपेयर करते हो, जब भी एयर के केस में आप फ्रेट को कंपेयर करते हो तो आपको ऐसा अज्यूम करके चलना पड़ता है कि फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर के पोर्ट तक आने के सारे खर्चे फ्रेट के अंदर 20% में आ चुके हैं। देखो एक बार मैंने मेरा एक्चुअल एफओबी कैलकुलेट किया, जो क्या आया है 5000 आया है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। एक बार मेरा जो 5000 का एफओबी आया वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। इसका 20% क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब एक्चुअल फ्रेट आपको क्या लेना है पता है, एक्चुअल फ्रेट हम यहाँ पे 1500 नहीं लेंगे, 1500 तो लेंगे ही, प्लस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से इंडिया तक आने के सारे खर्चे ले लेंगे। मतलब एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से पोर्ट तक आए ये 250 भी ले लो और लोडिंग चार्जेस यहाँ के 100 भी ले लो। ऑफ कोर्स ये 1000 से ज्यादा ही आने वाला है। तो मैम विच एवर इज लोअर के हिसाब से अपना फ्रेट क्या एक्सेप्ट हो गया है, अपना फ्रेट 1000 एक्सेप्ट हो चुका है। अब कंप्यूटेशन कैसे होगा ये सुनना। अब मेरा अजम्पशन ये रहेगा कि इस 1000 के अंदर, इस 1000 के अंदर ये वाले खर्चे इंक्लूड हो चुके हैं। जब भी अपन 20% बेसिस पे फ्रेट लेते हैं तब अपन ऐसा मान लेते हैं कि एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से इंडिया तक के सारे खर्चे इस 20% में आ ही चुके होंगे। 20% निकालने के लिए आपको पूरा एक्चुअल एफओबी निकालना पड़ता है, जो अपन समझते हैं खर्चे वर्चे ऐड करके शिप पे कुछ रेडी है वहां तक, उसका 20% जो आया, अब उसमें मान लेना कि एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से इंडिया के इंपोर्टर तक सब कुछ आ चुका है। मतलब अब मुझे 1000 फ्रेट अगर मैं ले रही हूं तो मुझे ये 250 और 100 को इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि 3650 जो मेरा कॉस्ट था प्लस 1000 जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, तो ये आ गया मेरा 4650। इसी में मैं क्या कर दूंगी, मेरा 1000 का फ्रेट ऐड कर दूंगी और प्लस इंश्योरेंस, एक्चुअल क्वेश्चन ने 50 दे दिया है, ये इंश्योरेंस ऐड कर दूंगी एंड हियर आई अराइव एट माय CIF वैल्यू। तो 4650 प्लस 1000 प्लस 50, 5700 का मेरा असेसेबल वैल्यू आ जाता है, जिसमें मल्टीप्लाई बाय रुपीस करके और अपन इंडियन करेंसी का फिगर निकाल लेते हैं। अगर सब एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर रहे हो तो सब एक्चुअल बेसिस पे ऐड करते जाओ। लेकिन अगर किसी केस में आपको 20% निकालना पड़ गया तो एक बार 20% निकालने के लिए क्या करना, फैक्ट्री से पोर्ट तक, पोर्ट से शिप तक का खर्चा जोड़ना और एफओबी सिर्फ कैलकुलेट करके साइड में रखे रखना, उसका 20% निकालना, सब कर लेना। अगर ये 20% लोअर आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो फिर इसको ऐड किस में करना, सीधा एक्स फैक्ट्री प्राइस में ऐड कर देना, कोई भी और एडजस्टमेंट करना है तो उसके साथ। लेकिन अगर 20% ज्यादा होता ना, मान लो 20% जो अपना आंसर आया, जस्ट अज्यूम करो वो 4000 आता, वो ज्यादा होता तो मैम, तो अपन सब एक्चुअल पे ले लेते कि एक्चुअल फैक्ट्री से पोर्ट तक 250 लगा प्लस 100 लोडिंग लगा प्लस वहां से इंडिया आने का ये लगा, तो सब एक्चुअल ले लो। अगर 20% ज्यादा आ जाता है इन सबके टोटल से तो इन सबको हटाओ, सिर्फ 20% लो, और सॉरी 20% अगर इन सबसे कम आता है तो 20% लो, सबको हटा दो। लेकिन 20% ज्यादा आ गया तो फिर सब एक्चुअल बेसिस पे ले ही लो, कुछ करना ही नहीं है। तो जब भी 20% फिगर को कंपेयर करोगे ना, कंपेयर, तब फैक्ट्री से लेके इंडिया तक के सारे खर्चे एक साथ कंपेयर कर लेना। बस यही कैच है, बाकी सब एकदम सिंपल है वैल्यूएशन में। अब बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूं मैं आपको, आई बिलीव अपन को अब आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने शेयर कर दिया है, करना है आपको प्रैक्टिस तो वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन का मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप रेलेवेंट क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर भी सकते हो। ठीक है मैम, ये अपना पूरा का पूरा वैल्यूएशन यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन चलते हैं बैगेज की तरफ। चलो आ जाओ फटाफट से, लेट अस नाउ स्टार्ट विथ बैगेज एवरीवन। करे क्या चालू? हाँ, ये कॉन्सेप्ट सब में एप्लीकेबल है। मान लो शिप के केस में भी ऐसा दे रखा है, शिप में उन लोगों ने फैक्ट्री से पोर्ट तक का खर्चा दिया, पोर्ट से लोडिंग का खर्चा दिया, बस आगे फ्रेट का खर्चा दिया ही नहीं। तो क्या करोगे, एक बार लोडिंग वगैरह ऐड करके एफओबी निकालना, एफओबी का 20% कैलकुलेट करना, फिर इसको इग्नोर कर देना और 20% सीधा एक्स फैक्ट्री में जोड़ देना, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं कि 20% में पोर्ट से इंडिया तक के सारे खर्चे इंक्लूड हो चुके हैं। बार बार 20% लेने के बाद ये खर्चे दोबारा से आपको ऐड नहीं करने पड़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हर केस में एप्लीकेबल हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। बाकी वैल्यूएशन के क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोडेड है। मेरे हिसाब से जो आपको आना चाहिए था वो मैं सब आपको करवा चुकी हूँ।